चलिए बच्चों, तो आज का हमारा लेक्चर एट रहेगा जिसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है वो कंटेंट देख लेते हैं बच्चा आज। तो जो हमारा कंटेंट रहेगा इसमें वो रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है, मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा रहेगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम लोग इसका कंपोजिशन पढ़ेंगे, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, देन इसका कंपोजिशन देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे और इसका फंक्शन देखेंगे कि किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, किस तरीके से इसका कंपोजिशन है और क्या इसका फंक्शन है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए हेडिंग डाल दीजिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कुछ खास बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और किन किन नामों से जाना जाता है, तो लिख लीजिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन कॉमा प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा व यूनिट मेम्ब्रेन, याद रखिएगा, व यूनिट मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। अब यहां पर एक खास बात, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके निकल के आते हैं और जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म किसने दिया, तो लिख लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्टार बना करके लिखिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन व सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन नाम सर्वप्रथम, फर्स्ट ऑफ ऑल किसने दिया, सर्वप्रथम नागेली व क्रैमर, नागेली व क्रैमर। याद रखिएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन स्पेशली सेल मेम्ब्रेन जो टर्म लिया था वो किसने दिया था, नेगेली व क्रैमर ने मिलकर के दिया था। राइट, प्लाज्मा लेमा लिख लीजिए, स्टार बनाकर के नेक्स्ट पॉइंट, प्लाज्मा लेमा टर्म या नाम सर्वप्रथम, सर्वप्रथम प्लावर ने दिया, प्लावर ने दिया, इस बात को याद रखिएगा। तो प्लावर ने क्या कहा, इसे प्लाज्मा लेमा कहा। अगर हम लोग यूनिट मेम्ब्रेन की बात करें तो यूनिट मेम्ब्रेन किसने कहा है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो यूनिट मेम्ब्रेन नाम, यूनिट मेम्ब्रेन नाम रॉबर्टसन ने दिया, रॉबर्टसन ने दिया। इस बात को याद रखिएगा, यहां पर तीन जो नाम दिए गए हैं, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और यूनिट मेम्ब्रेन, रॉबर्टसन ने एक मॉडल भी प्रपोज किया जिसको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहते हैं। हम लोग स्ट्रक्चर इसका जब देखेंगे तब समझेंगे पूरा स्ट्रक्चर डिटेल में। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा आपको याद रखना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन व सेल मेम्ब्रेन जो नाम दिया वो किसने दिया, नेगेली व क्रैमर ने। प्लाज्मा लेमा जो टर्म दिया या नाम कहा वो किसने कहा, प्लावर ने। और यूनिट मेम्ब्रेन जो नाम दिया वो किसने दिया, रॉबर्टसन ने दिया, या रॉबर्टसन ने यूनिट मेम्ब्रेन कहा। क्यों कहा, इसका कुछ स्पेसिफिक फंक्शन है, उसके लेवल पर जो है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इन तीन नामों से भी जाना जाता है। ध्यान से लिख लें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट व एनिमल बोथ सेल्स में, बोथ सेल्स में पाई जाती है। यानी कि चाहे प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में ही पाई जाएगी। ठीक है, जो कि लिविंग यानी कि ये जीवित होती है, कॉमा इलास्टिक व सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, वह सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। ठीक है, इसको लिविंग कहा गया है, इलास्टिक कहा गया। इलास्टिक कहने का मतलब ये लचीली होती है। अगर आप अपने बॉडी के किसी भी फैट पार्ट को अगर आप पकड़ के खींचते हैं तो थोड़ा सा खींच जाता है। ठीक है, अगर आप अपने फैट को कहीं पर भी एक्यूमुलेट हुआ है, ठीक है, हाथ के ही मसल्स को अगर आप पकड़ के खींचे तो आप देखते हैं कि वो इलास्टिक है, आपके हाथ में आ जा रहा है पूरा मसल्स। ठीक है, और जैसे ही आप उसको छोड़ते हैं तो वो फिर से उसी पोजीशन में चला जाता है जिस पोजीशन में है, तो इसलिए क्या हो गया, इलास्टिक हो गया। सेलेक्टिवली परमिएबल क्यों कह रहे हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भैया यहां पर जो ये मेम्ब्रेन है ये कुछ सब्सटेंस को ही सेल के अंदर जाने देती है, सारे सब्सटेंस को अंदर नहीं जाने देती, कुछ सब्सटेंस को ही सेलेक्ट करके सेल के अंदर जाने देती है।
इसलिए इसको हम लोग सेलेक्टिवली परमिएबल भी कहते हैं। ठीक है, लाइन से लिख लें, यह सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट या सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को आउटर एनवायरनमेंट से या सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को आउटर एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है। यानी कि जो सेल के अंदर का एनवायरनमेंट है, समझिए, यानी कि जो सेल के अंदर का एनवायरनमेंट है और जो बाहर का एनवायरनमेंट, सेल के बाहर का एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर का हम कह सकते हैं, ठीक है, इसको इससे क्या करती है, सेपरेट करती है। तो इन दोनों के बीच में ये आउटर एनवायरनमेंट है, ये इनर एनवायरनमेंट हम कह सकते हैं इनर एनवायरनमेंट है। तो इन दोनों के बीच में कौन पाई जा रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जा रही है, जिसके कारण सेल के अंदर का और सेल के बाहर का जो लेवल है वो सेपरेट रहता है। ठीक है, वातावरण थोड़ा सा अलग रहता है। ठीक है, तथा इसके अलावा या सेल में प्रवेश करने वाले यानी इंटर करने वाले मॉलिक्यूल्स व आयंस को मॉलिक्यूल व आयन पर कंट्रोल करके, ये कंट्रोल भी करती है, कंट्रोल करके साइटोप्लाज्म व आउटर एटमॉस्फेयर यानी कि बाहरी वातावरण, साइटोप्लाज्म व आउटर एटमॉस्फेयर के बीच में आयनिक कंसंट्रेशन को भी मेंटेन करती है, भी मेंटेन रखती है। जैसे कि स्टोमोटा के क्लोज और ओपनिंग के समय में क्या होता है कि आयन का कंसंट्रेशन बहुत बड़ा वहां पर रोल होता है। तो आयनिक कंसंट्रेशन के लेवल पर स्टोमेटा क्लोज्ड होते हैं और स्टोमेटा ओपन होते हैं। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में आप लोग पढ़ेंगे जब आपका ये टॉपिक आएगा सेकेंड ईयर में कहीं। ठीक है, और 11 12 में तो आपने डेफिनेटली पढ़ के रखा हुआ है। लाइन से लिखिए, 1950 में जब यानी 1950 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई तब जाकर सेल मेम्ब्रेन, या इसको अपन लोग क्या कर रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तब जाकर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी आसानी से हो पाई या आसानी से हो सकी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को 1950 से पहले हम डिटेल में नहीं समझ पाए थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं था। लेकिन जैसे 1950 के आसपास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम लोगों ने डेवलप किया तो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को या सेल मेम्ब्रेन को बहुत ही अच्छे तरीके से स्टडी कर पाया और तब जाकर के हम जान पाए कि इसका स्ट्रक्चर एक्चुअल में कैसा है। ठीक है, सर्वप्रथम नए लाइन से लिख लीजिए, सर्वप्रथम ह्यूमन की आरबीसी, याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। सर्वप्रथम ह्यूमन की आरबीसी पर अरेंज्ड यानी स्थित मेम्ब्रेन को या मेम्ब्रेन के केमिकल नेचर, मेम्ब्रेन के केमिकल नेचर की स्टडी की गई। यानी सबसे पहले जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केमिकल नेचर का अध्ययन किया गया था वो किस पर किया गया था, तो याद रखिएगा ह्यूमन की आरबीसी के ऊपर जो मेम्ब्रेन पाई जा रही, यानी आरबीसी जो पाई जा रही उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन है, आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है, राइट, उसके केमिकल नेचर का अध्ययन किया गया था सबसे पहले। ठीक है, याद रखिएगा।
की गई थी, तथा लिख लीजिए, तथा आरबीसी, आरबीसी को हम लोग बायोलॉजिकल फॉर्म में एरेक्थ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आरबीसी ब्रैकेट में कर दीजिएगा, एरिथ्रोसाइट्स की मेम्ब्रेन 52% प्रोटीन, यानी 52% प्रोटीन व 40% लिपिड। याद रखिएगा कि जो हमारी आरबीसी होती है उसकी मेम्ब्रेन में 52% प्रोटीन पाई जाती है और 40% क्या पाया जाता है बेटा, इसमें लिपिड पाया जाता है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें प्रोटीन और लिपिड पाया जाता है उसको हम लोग लाइपोप्रोटीन कहते हैं। ठीक है, तो 52% प्रोटीन व 40% लिपिड्स की बनी होती है। याद रखिएगा इस बात को, की बनी होती है। एवं अलग अलग मेम्ब्रेन्स में, यह बात याद रखिएगा, एवं अलग अलग मेम्ब्रेन्स में यह परसेंटेज, अलग अलग मेम्ब्रेन में यह प्रतिशत या परसेंटेज बदल भी सकता है, बदल भी सकता है। अब ये जरूरी नहीं कि जो आरबीसी की मेम्ब्रेन में पाई जा रहा है, ठीक है, या पाया जा रहा है केमिकल नेचर यानी 52% प्रोटीन और 40% लिपिड, यही हर किसी ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाएगा या उसके सेल मेम्ब्रेन में पाया जाएगा, ये आवश्यक नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में या डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के मेम्ब्रेन में यह जो परसेंटेज है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब जो नेक्स्ट हेडिंग हमारी पड़ेगी वो पड़ेगी कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हो गया, अब हम लोग इसका कंपोजिशन देख लेते हैं। तो कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसका कंपोजिशन क्या है, किस तरीके से ये बना हो उसको समझना है। तो लिखें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मुख्यतः, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली यानी मुख्यतः दो कंपोनेंट से, याद रखिएगा, दो कंपोनेंट से प्रोड्यूस होता है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली दो कंपोनेंट से प्रोड्यूस होती है, जिन्हें जिन्हें फास्फोलिपिड्स, जिन्हें फास्फोलिपिड्स व प्रोटीन्स कहते हैं, जिन्हें फास्फोलिपिड व प्रोटीन कहते हैं। इसके अलावा, अब ये जरूरी नहीं कि दो ही कंपोनेंट, देखिए मैंने बताया कि मेनली दो कंपोनेंट होते हैं, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन मुख्य रूप से दो कंपोनेंट से ही मिलकर के बनी होती है, लेकिन इसके अलावा भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक और कंपोनेंट पाया जाता है जिसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसका परसेंटेज बहुत कम होता है, 1 से 2% होता है, लेकिन इसका कार्य बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो लिख लीजिए, मैंने बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन मुख्यतः दो कंपोनेंट से प्रोड्यूस होती है जिन्हें फास्फोलिपिड व प्रोटीन कहते हैं, लेकिन इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, लेकिन इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट भी क्या होता है बेटा, पाया जाता है, जो लगभग 1 से 2% के रूप में होता है, जो लगभग 1 से 2% के रूप में होता है, जो मुख्यतः ऑलिगोसैकराइड्स, जो मुख्यतः ऑलिगोसैकराइड्स के रूप में यानी फॉर्म में पाया जाता है, जो मुख्यतः ऑलिगोसैकराइड्स के फॉर्म में पाया जाता है। यानी कि जो यहां पर कार्बोहाइड्रेट आपको 1 से 2% के रूप में मिलेगा, वो किस रूप में मिलेगा, ऑलिगोसैकराइड के रूप में मिलेगा। ठीक है, लाइन से लिख लीजिए फटाफट, कार्बोहाइड्रेट
ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड्स के रूप में यानी फॉर्म में पाए जाते हैं यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे लिखें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्थित कार्बोहाइड्रेट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्थित यानी अरेंज कार्बोहाइड्रेट सेल से, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेल से सेल को पहचानने में, सेल से सेल को पहचानने में, दैट मीन्स सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन, सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन, दैट मीन्स कोशिका से कोशिका को पहचानने में, ठीक है, पहचानने में सहायता करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो बॉडी है वो किसका बना हुआ है, स्पेशली प्रोटीन का बना हुआ है, राइट। हम ये कह सकते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, इन सब से मिलकर के बना हुआ है। अगर हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें और जो सेल यहां पर पाई जा रही हैं, अब ये प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट कंबाइंड है किसमें, सेल के अंदर, तो हम ये कह सकते हैं मेनली सेल का बना हुआ है। तो सेल की जो मेम्ब्रेन है, सेल की मेम्ब्रेन में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जा रहा है वो डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट टाइप का होता है। अब ऐसा नहीं होता कि हमारे अंदर जो कार्बोहाइड्रेट पाया जा रहा है बिल्कुल उसी तरीके से बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट होगा, या इसी तरीके से आप किसी अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, किस बॉडी के सेल में या सेल मेम्ब्रेन में वो कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है स्पेसिफिक फॉर्म में पाया जाता है हमारे सेल मेम्ब्रेन में। तो जैसे ही मान लीजिए कोई फॉरेन जीन हमारे बॉडी के अंदर आता है, लाइक बैक्टीरिया आता है आपको डिजीज कॉज करने के लिए, तो बैक्टीरियल सेल जैसे ही बॉडी के अंदर इंटर करती है और इंटर करने के बाद सेल के पास में जब वो पहुंचती है या सेल के अंदर जाने का प्रयास करती है, तब हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको सोचती है, उसको पढ़ती है और समझती है कि भाई साहब तुम्हारे पास जो कार्बोहाइड्रेट है, तुम्हारे पास जो स्ट्रक्चर है वो क्या हमसे मिलता जुलता है, लेकिन बैक्टीरिया हमसे भी ज्यादा चालाक है। वो क्या करता है, हमारे जैसा ही प्रोटीन बना लेता है, हमारे जैसा ही कार्बोहाइड्रेट अपने अंदर बना लेता है, जिसके कारण वो हमारे सेल के अंदर एंटर कर जाता है और हमको डिजीज कॉज करता है। लेकिन अगर धोखे में भी ये बैक्टीरिया पकड़ गया तो हमारे बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज पाई जा रही वो सेल्स को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो सेल टू सेल को पहचानने में, यानी कि आप देखेंगे, अच्छा इसका एक मतलब बेस्ट स्ट्रक्चर या बेस्ट एग्जांपल दें तो वो हो सकता है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उस समय भी क्या होता है, सेल टू सेल यहां पर पहचाना जाता है। आप देखते हैं कि इसमें दिक्कत आती है बहुत सारी, लेकिन हम क्या करते हैं कि जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है उस समय थोड़ा सा केमिकल नेचर का हम लोग यूज करते हैं, केमिकल डालते हैं, जिससे बॉडी जो है वो सुटेबल हो जाती है और ऑर्गन जो है वो किसी एक बॉडी से निकाल करके दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है, ये पॉसिबल है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट सेल से सेल को पहचानती है और अगर मान लीजिए सामने वाली सेल इसकी जैसी नहीं मिल रही है या नहीं बन रही है तो उस सेल को डिस्ट्रॉय कर देती है। ये भी हमारा जो बॉडी होगा या जो हमारी सेल्स होंगी, हमारी जो एंटीबॉडीज होंगी, उस सेल को क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। तो फिलहाल लिख लीजिए, पहचानने में करते हैं, अर्थात अपनी व पराई, अर्थात अपनी व पराई सेल में डिफरेंट, अपनी व पराई सेल में डिफरेंट इसी कंपोनेंट के द्वारा होता है या इसी कंपोनेंट के कारण होता है। तो आपने देखा होगा कि अगर स्पर्म ट्रांसफॉर्मेशन में देखा जाए कि जो ह्यूमन बींग्स होता है या ह्यूमन बींग्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स में अगर स्पर्म्स डॉग का डाला जाए या किसी अदर ऑर्गेनिज्म का डाला जाए तो हमारा जो एग होता है वो फर्टिलाइज्ड नहीं होता है। ठीक है, हमारा एग क्या होता है, वो फर्टिलाइज्ड नहीं होता है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि जो वहां पर जो सेल मेम्ब्रेन पाई जा रही है और जो एग के पास सेल मेम्ब्रेन पाई जा रही है वो सेल टू सेल, ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन होगा, कोशिका से कोशिका पहचानी जाएगी। यदि कोशिका पहचानने में नहीं आएगी तो सामने वाले स्पर्म्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो हम लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल, कुछ यहां पर एग्जांपल लिख लें, लीवर की सेल, लीवर की सेल को
किडनी में डाल दें तो किडनी की सेल्स, लीवर की सेल्स को किडनी में डाल दें तो किडनी की सेल्स लीवर की सेल्स को, ये भी खास बात है, लीवर की सेल्स को रिजेक्ट कर देंगी। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब सेम ऑर्गेनिज्म ही क्यों ना हो, मान लो आपका अगर लीवर का सेल आपकी किडनी में डाला जाए तो आपकी किडनी क्या करेगी, उस लीवर सेल को रिजेक्ट कर देगी। ये बहुत बड़ा फैक्ट है, ठीक है। या एक और पॉइंट लिख लीजिए, इसी प्रकार की प्रक्रिया ऑर्गन ट्रांसपोर्टेशन या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी देखने को मिलती है, एक और लिख लो, जैसे एक जाति का स्पर्म, यानी कि एक स्पीसीज का जो स्पर्म है अपनी जाति के एग से ही फर्टिलाइज्ड होता है। इस बात को याद रखिए, यानी कि जो सेम स्पीसीज है उसी सेम स्पीसीज से ही क्या होगा, ये स्पर्म्स फ्यूज होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि किसी दूसरे स्पर्म्स को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म फीमेल के बॉडी में डाल दिया जाए, मतलब एग के पास में डाला जाए, जिससे क्या हो जाए कि वो फर्टिलाइज हो जाए। ऐसा नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, कुछ फैक्ट है, कुछ एक्सेप्शन है, जैसे टाइगर और लॉयंस के बीच में अगर क्रॉस कराया जाए तो जो बेबी प्रोड्यूस होता है वो लाइगर होता है, और दोनों स्पीसीज अलग अलग हैं, आप समझ सकते हो, दोनों स्पीसीज अलग अलग हैं, लेकिन जो इनसे बेबी प्रोड्यूस अगर होगा भी, राइट, तो वो कैसा होता है, इनफर्टाइल होता है, यानी कि जो लाइगर होगा वो अपनी जनरेशन को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। ये खास बात है। तो यहां तक समझ में आया बच्चों? चलिए नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग रहेगी वो रहेगी स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कई बार आपके एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और इसको जो है हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिससे आपका एक कंप्लीट लेक्चर यहां पर बनना है। तो आप यहां पर जो है ना, पहला वाला जो लेक्चर हम लोग ये डिस्कस किए हैं, ये क्या है हमारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद तुरंत आप नेक्स्ट लेक्चर देखें, उसमें जो है ना आपको स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यहां पर 3 जो साइंटिस्ट या 3 जो मॉडल यहां पर दिए गए हैं वो एक लेक्चर में ही कंप्लीट किए जाएं, ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाए जिससे आपको बोरिंग होने लगे। तो एक लेक्चर यहां पर जो अपलोड किया है उसको अच्छे से लिख लीजिए, समझ लीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए यानी स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए थोड़ा सा वेट करिए। मिलते हैं जल्दी, धन्यवाद।